नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज आर्टिकल 20 बहुत ब्रीफ में समझेंगे। आर्टिकल 20 क्या बात करता है। आर्टिकल 20 की अगर बात करें तो आर्टिकल 20 बेसिकली अक्यूज्ड यानी कि ट्रायल अंडर ट्रायल जो भी प्रिजनर्स हैं या फिर प्रिजनर्स है या फिर कोई अक्यूज्ड है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया फंडामेंटल राइट्स में। और आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, मूल अधिकार के अंदर आता है। सो आर्टिकल 20 में क्या है कि बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोज फैक्टो जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में है, 20 क्लॉज 2 में है डबल जियोपार्डी और 20 क्लॉज 3 में है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखिए एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जैसे कि बात करता है सीधे तौर पे, सबसे पहले बात करता है कि यानी कि कोई भी वायलेशन किया इंडिया में कानून का तब तो उसको सज़ा मिलेगा, जो भी कानून इन्फोर्स है लॉ इंडिया में। अगर उसका वायलेशन नहीं करता तो उसको सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन 20 क्लॉज 1 ये भी कहता है कि कोई भी कानून का रेट्रो एक्टिव या फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा। वो कानून जब बनता है तो बता दिया जाता है। यानी कि रेट्रो एक्टिव यानी कि 1954 में किसी ने एक्ट किया, 1954 में उस एक्ट का कोई पनिशमेंट नहीं है, यानी कि कोई पेनल्टी नहीं है। 1956 में उस एक्ट को करता है तो उसके लिए उसको मतलब पेनल्टी देना पड़ता है, क्योंकि लॉ में ऐसा चेंजेस कर दिया गया। 1956 में उस एक्ट को लाया गया तो क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा? अगर उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो 1954 में जिसने कोई भी एक्ट किया हो उसको 1954 वाले में भी उसको सज़ा मिलेगा, यानी कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है उसका, तो रेट्रोएक्टिव पेनल्टी होगा उसका। प्रोस्पेक्टिव लॉ जैसे कि फ्यूचर डेट से लागू होता है, कोई भी नया कानून आता है तो फ्यूचर डेट से लागू होता है। तो कई बार देखा गया है, जैसे कि एक पंजाब का केस था जिसमें पंजाब प्रिजन्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2011 में, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी सप्लाई करता है या फिर पोजीशन में पकड़ा जाता है, जो भी प्रिजन्स जेल में रहते हैं यानी कि कैदी जो रहते हैं जेल में, उनके पास अगर मोबाइल फ़ोन या फिर कोई सप्लाई करते हुए भी पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलेगा। तो 2009 में ऐसा बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया इसमें। तो कानून तो 2011 में आया तो कोर्ट ने ठहराया कि नहीं, 2011 में कानून आया तो ये फ्यूचर डेट से लागू होगा, यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये इसमें इसको मतलब सज़ा नहीं मिला बेसिकली। चलिए ये तो हो गया आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो कि बात करता है रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में। पेनल्टी में भी होता है कि कई बार जब जिस समय एक्ट किया है तो पेनल्टी 6 महीने का है, बाद में कानून में चेंज करके उसमें 2 साल का 1.5 साल का पेनल्टी कर दिया, मतलब फ़ाइन भी बढ़ा देता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इसमें भी क्या देखा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है। बेसिकली क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर देखा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बहुत कम होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है इसका, फ्यूचर डेट से लागू होता है। और अगर सिविल केसेस में जैसे टैक्स वगैरह का देखा गया तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट इम्पोज करती है, कई बार टैक्स से रिलेटेड कोई बदलाव लाती है तो बोलती है सरकार की इसका कानून बदल के कि इसमें रेट्रो एक्टिव इफेक्ट होगा। खैर 20 क्लॉज 2 की अगर बात करें, 20 क्लॉज 2 क्या बात करता है? 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी क्या करता है कि सेम ऑफेंस के लिए दोबारा किसी को सज़ा नहीं मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे 20 क्लॉज 2 को मैं एक बार रीड करता हूँ। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 विच रन्स एज नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। देखिए ये रूल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी है, मतलब किसी ने किसी तरीके का कोई ऑफेंस किया, अगर उसको सज़ा मिल गया है, कन्विक्टेड है, तो उसको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगा। मान लिया जाए, देखिए प्रोसिक्यूशन और कन्विक्टेड का यहाँ पे खेल है। किसी प्रोसिक्यूशन हो गया किसी का, अब प्रोसिक्यूशन होने के बाद यानी कि सज़ा मतलब वो चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर सज़ा मिल गया, प्रोसिक्यूशन है या फिर कन्विक्टेड है, 2 चीज़ होता है। देखिए कन्विक्टेड है अगर, तो कन्विक्टेड है तो कन्विक्टेड के केस में क्या होता है कि उसका ट्रायल दोबारा नहीं होगा। अगर सज़ा मिल गया कोर्ट से तो वो फर्दर ऑन पार्टिकुलर केस को लेकर उसको दोबारा सज़ा नहीं मिलेगा। अगर मान लिया किसी को 2 साल का सज़ा मिला, किसी एक्स पर्सन है उसको 2 साल का सज़ा मिल चुका है, तो वो दोबारा सज़ा उस ऑफेंस के लिए क्यों भुगतेगा? क्योंकि उसने उस एक्ट को एक बार किया और उसको सज़ा मिल गया। सो यहाँ पे जो है कि सेम ऑफेंस के लिए दोबारा उसको सज़ा नहीं मिलेगा। अगर दूसरा ऑफेंस करता है तो मिलेगा यहाँ पे सज़ा। हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया कि 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन अक्यूज को कब मिलेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर सेम ऑफेंस किया है और उसी पे दोबारा केस चला गया, उसी पार्टिकुलर आइडेंटिकल जो भी है, मतलब उस ऑफेंस का आइडेंटिटी सेम है, उसी डेट का है, सब कुछ वही है, मतलब ऑफेंस बिल्कुल सेम है, तो एक्स पर्सन जो अक्यूज है
वो इसका प्रोटेक्शन ले सकता है कि हमने इसका सज़ा भुगत लिया है, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इसका सज़ा भुगत चुका हूँ, मुझे इसका वो नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है बेसिकली। लेकिन 20 क्लॉज 2 का जैसे कि इसमें बोला गया कि किसी को बरी कर दिया गया है, यानी कि अक्यूटल है कोई, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसको सज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए कोई अक्यूटल है तो देखिए कि वो बरी हो गया, तो यानी कि उसमें कहा गया कि 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई अक्यूज्ड है और मान लिया जाए कि वो कन्विक्टेड नहीं है, यानी कि प्रोसिक्यूशन जब हुआ तो उसमें कन्विक्टेड नहीं ठहराया गया। तो प्रोसिक्यूशन क्या कर सकती है, इसमें क्या हो सकता है कि अपील में भी जा सकता है, या फिर उस केस को दोबारा रिकन्सिडर किया जा सकता है कि उसका ट्रायल चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो सही है, लेकिन यहाँ पे अक्यूज को प्रोटेक्शन से एग्जम्पशन मिला है, 20 क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा ऐसे केसेस में। खैर ये लेकिन कन्विक्शन है तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कन्विक्टेड है, 2 साल का 3 साल का जो भी सज़ा था, पार्टिकुलर जो ऑफेंस में सज़ा डिफाइन है वो सज़ा पूरा कर लिया तो सेम ऑफेंस को लेकर उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन अक्यूटल केस में नहीं मिलेगा। खैर ये हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अब देखिए एक 20 क्लॉज 3 क्या बात करता है। 20 क्लॉज 3 बेसिकली बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या बात किया गया है बेसिकली। देखिए अगर सेल्फ इंक्रिमिनेशन में बात किया जाए कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया गया है, यानी कि किसी को कंपेल किया जा रहा है। बेसिकली ज़्यादातर टेस्टिमोनियल कंपेल होता है, जैसे कि टेस्टिमोनी के लिए कंपेल किया जाता है, गवाह के लिए कंपेल किया जाता है कि आप गवाह दीजिए, ये वो। गवाह को बेसिकली कंपेल ज़्यादा किया जाता है, उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि आप ये करो वो करो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि टेस्टिमोनियल कंपेल में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का बेसिकली। देखिए कोई भी अक्यूज होता है तो उसको अक्यूज्ड हो या कि कोई विटनेस हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको इनोसेंस माना जाता है, प्रिजम्पशन इनोसेंस होता है। दैट्स वाई प्रोसिक्यूशन, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई बेसिकली इंडिया में। प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज़ अ फंडामेंटल कैनन ऑफ कॉमन लॉ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस। सो इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कि द अक्यूज्ड इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, कि अक्यूज्ड को इनोसेंट माना जाता है पहली बार। दूसरी बात यह है कि दैट इट इज़ फॉर द प्रोसिक्यूशन टू एस्टेब्लिश हिज गिल्ट। देखिए प्रोसिक्यूशन अगर जिसने केस किया है तो केस जिसने किया है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो गिल्टी है या नहीं है। प्रोसिक्यूशन लेट द प्रोसिक्यूशन प्रूव दैट particular person is guilty or not, and that the accused needs not to make any statement against his will. Okay, so ये protection basically provide किया जाता है, and 20 clause 3 which embodies this principle basically. So इसमें बात किया गया है कि it is right available to person accused of an offense and it is protection against compulsion to be a witness. testimonial compulsion सबसे ज़्यादा होता है, आपको बताया अभी। इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच कंपल्सन रिजल्टिंग इन हिज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो जो भी इसमें दिया गया है बेसिकली कि किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता है विटनेस देने के लिए, गवाह देने के लिए, समझे कि आप गवाह दे दो, आप चलिए कोर्ट में, तो किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते। यानी कि वो खुद चाहेगा तो गवाह देगा, उसको जो भी बोलना है कोर्ट में वो सामने हाजिर होगा और वो उसके बारे में बोलेगा, ठीक है। सो बेसिकली अक्यूज्ड को प्रिज्यूम किया जाता है इनोसेंट इस केस में, और प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाता है कि, यानी कि प्रोसिक्यूशन को मौका क्या दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन ही प्रूव करेगा कि पार्टिकुलर पर्सन गिल्टी है या नहीं है, और अक्यूज्ड नीड नॉट टू मेक एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज विल, कि अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। यानी कि बेसिकली प्रोटेक्शन दिया गया है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है, अगर उसने एक्ट किया ही नहीं है फिर भी उसको फंसा दिया गया है और उसको बोला जा रहा है कि कोर्ट में बोल देना मैंने ये काम किया, मैंने ये, तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। या फिर किसी भी यानी कि कोई गवाह है उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता है इस चीज़ के लिए, समझे। तो बेसिकली ये प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट्स है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में बेसिकली ये बताया गया है।